बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने चैप्टर 1 जो है उसका टेस्ट परफॉर्म कर लिया होगा। और अब हम आज जो हमारा यूनिट 1 P1 है उसके टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन से पहले कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जब भी आप टेस्ट डिस्कस करें जब भी आप टेस्ट अपना जो है वो अटेम्प्ट करने जाएं तो कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। देखिए, MD कैट में आने वाले क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। अगर आप पिछले पेपर्स देखेंगे ना, जैसा कि मैं साथ साथ आपको MCQs करवा भी रहा हूँ हर साल के तो उन MCQs को अगर आप देखेंगे तो उनमें कोई MCQs मुश्किल नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे अगर मुश्किल नहीं है तो बच्चे फिर इतने फेल क्यों हो जाते हैं, इसमें मेरिट क्यों नहीं ले पाते बच्चे। तो बच्चों उसकी रीज़न्स कुछ और हैं। ज़्यादातर 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ जाके जो पेपर में बैठे हुए अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और वहाँ जब जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बड़ा होता है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटल जेन में कुछ बातें चल रही होती हैं। मतलब एक MCQs उनको पता चला ना कि उनका ये MCQs गलत हो गया है, ठीक है, तो वो उस गलत वाले MCQs को जेन में ऐसे लेते हैं कि वो इतना डिस्टर्ब करता है कि उनका सारा पेपर डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो डिस्टर्बेंस कहाँ से आ जाती है? पेरेंट्स की तरफ से होती है, फैमिली की तरफ से होती है, दोस्तों की तरफ से होती है। अगर फैमिली में ऑलरेडी कोई डॉक्टर इंजीनियर है तो उसकी तरफ से होती है। आपको बार बार ये कह के तैयारी के लिए आपको ज़ोर दिया जाता है कि जी फ़लाँ आपका कज़न या आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपके चचा का, फूफो का बेटा बेटी जो है वो डॉक्टर है या इंजीनियर है और आपने भी बनना है। ये नहीं देखा जाता कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, लेकिन आपको बार बार ये फोर्स किया जाता है। और ये कभी भी नहीं कहा जाता आपसे। मोस्टली मेरे जैसे पेरेंट्स जो हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि यही कहते हैं कि जनाब आपने बनना ही बनना है। मतलब बच्चे को ऑप्शन नहीं देते, सेकंड ऑप्शन नहीं होती कि बेटे अगर खुदा ना खास्ता आप ना बन पाए तो आप ये कर लेना। तो वो माइंड आपका एक जो है ना वो उसके ऊपर स्टिक हुआ होता है कि जनाब मेरे ऊपर ये एनफोर्समेंट है और मैंने ये रिज़ल्ट देना ही देना है। जब आप पेपर में बैठते हैं जाके तो आप इतने यूज टू नहीं होते हैं इस चीज़ से, पेपर से, तो वहाँ पे यही बातें आपके ज़हन में घूम रही होती हैं। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल लगे तो आप कहते हैं यार ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो गया मेरा मेरिट नहीं बनेगा, मैं पेपर नहीं दे MBBS में नहीं जा पाऊँगा। और MBBS में ना गया तो फैमिली वाले क्या कहेंगे, वालिदैन क्या कहेंगे, वो कज़न, वो बहन भाई, फूफो का बेटा, फूफी की बेटी जो है वो क्या कहेगी कि ये बन नहीं पाया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना टाइम मैनेज करना सीखें। और चूँकि सॉफ्टवेयर में जो आपको टेस्ट करेंगे तो उस पर टाइम भी आ रहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस रिक्वायर्ड टाइम में क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप टाइम ना मैनेज कर सके तो मैंने बताया 90% वहाँ बच्चों का इशू ये होता है। अगर आप पेपर की बात करें, इतना वो बच्चे कह रहे होते हैं ये पेपर सेंटर से बाहर आते हैं ना, जब पेपर दे कहते हैं अभी पेपर देते हैं सारा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वहाँ अजीब किस्म का उनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो काइंडली जब आप घर में पेपर करें तो उसको रिलैक्स होकर करें, लेकिन ज़हन में ये सोच के करना है आपने पेपर कि आप MD कैट का सेंटर में बैठ के पेपर कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो आपने अपने टाइम को बाउंड करना है। अगर पहले टेस्ट में सपोज इस टेस्ट में आपकी मिस्टेक्स होती हैं, सपोज से मैं कहता हूँ कि इसमें आपके 15 MCQs गलत हो गए, नो प्रॉब्लम। 15 MCQs जिस बच्चे के पहले टेस्ट में गलत हुए हैं फिज़िक्स के, मैं कहता हूँ कि वो 90+ में जा रहा है, क्योंकि आपका पहला टेस्ट है। इससे पहले तो आपने कभी टेस्ट दिया नहीं है, ठीक है। इससे पहले तो आप शॉर्ट क्वेश्चन करते रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन करते रहे हो। अब आपका ये पहला टेस्ट है, पहले में 15 गलत हुए, परेशान नहीं होना। बहुत बच्चे परेशान होते हैं, वो सर मेरे 15 गलत हो गए, अब पता नहीं क्या होगा, रोने वाली शक्लें, बुरे हाल, वो घर वाले डांटेंगे। ये भैया आपका प्रैक्टिस का पहला टेस्ट है, आपने इसमें सीखना है कि आपने मिस्टेक्स कहाँ की हैं और जो पहले टेस्ट में मिस्टेक्स की हैं और दूसरे टेस्ट में आपने जस्ट क्या करना है, उन मिस्टेक्स को रिमूव करने की कोशिश करनी, ओवरकम करना है आपने, ठीक है। ये नहीं है कि आप पहले टेस्ट में मैं तो MD कैट कर ही नहीं सकता, वो बुरे हाल हो गया, वो रोना शुरू हो गया, मम्मी डांटेगी, पापा देख रहे हैं मैंने इतने MCQs गलत कर दिए, मैंने इतनी। बच्चे आपकी ये बेसिकली गलत, वो अक्सर आप जो गलत करेंगे वो भी आपको आते होंगे, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से करेंगे। तो आपने वो लर्न करना है कि आप पहले टेस्ट में जो आपकी वीकनेसेस हैं वो आपने सेकेंड में रिमूव करनी है, फिर जो मज़ीद रह जाएंगी थर्ड में करनी है। तो आपने 1 by 1 टेस्ट जब देना है तो अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आप ये फैक्टर नहीं ना लाएंगे अपने अंदर के पहले टेस्ट में मेरी ये गलतियां थी, वो रिमूव नहीं करेंगे, आप वैसे चलते जाएंगे, तो फिर आप कुछ लर्न नहीं करेंगे। आपने हर स्टेज पे लर्निंग करनी है इस टेस्ट से कि इस टेस्ट में कितनी मिस्टेक्स हैं आपकी, आपने उन मिस्टेक्स को सेकंड टेस्ट में क्या करना है, रिमूव करना है।
अगर आप रिमूव नहीं कर पाए, ओवरकम नहीं कर पाए, तो फिर तो आप उसी स्टेज पे खड़े हैं ना। तो एट द एंड ऑफ डे आप जब टेस्ट देने वहाँ जाएंगे तो आपकी वही प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपने लर्न करना है। आज जब ये टेस्ट डिस्कस करेंगे ना, तो आप सब ने, आज मैं आपको पहले से बात कर रहा हूँ, प्रॉमिस करें आप कि आप सब ने इस टेस्ट के एंड पे क्या करना है, ये पॉइंट आउट करना है अपने आप के अंदर कि मैंने इस टेस्ट में क्या मेजर गलतियाँ की हैं, किन जगहों पे मेरी वीकनेस थी। उन वीकनेसेस को आपने अगले टेस्ट में क्या करना है, रिमूव करना है, ओवरकम करना है। अगर आपने ये पॉइंट इसमें से लर्न ना किया तो फिर आपके टेस्ट देने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। बस जस्ट आप कहेंगे वो MCQs जो बताए गए उनको रटा लगा लेंगे, तो वो MCQs रटे, अब रटा सिस्टम नहीं है सिलसिला। अब MD कैट पहले पेपर जो था वो नॉर्मली कन्वेंशनली बुक्स में से आता था। इस साल का जो पेपर है उसे देख के देखें तो क्वेश्चन डेवलप किए गए हैं, नए क्वेश्चन बनाए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स पे बने हुए हैं। बेशक आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़लाम बुक में से लिया गया है, फ़लाम बुक में से लिया गया, फ़लाम बुक में से, ऐसा नहीं है। इससे पहले सालों के पेपर मुख्तलिफ बुक्स में से लिए जाते थे। ये डेवलप किए हुए पेपर के क्वेश्चन थे। जो इस साल का MD कैट का पेपर है उसे ऑब्जर्व करें अगर तो, ठीक है। मैंने तो उसे बड़ी अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है उस पेपर को। तो इसलिए आप ये ज़हन से बात निकाल दें कि आप किसी एक किताब के MCQs को लाइन बाय लाइन याद कर लेंगे तो वहीं से सारे MCQs आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ओके, चलें हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो अब अगला हमारा जो आज का जो पहला टेस्ट है, इसको डिस्कशन इसकी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, P1 का मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है जी। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द यूनिट्स ऑफ, जी प्लीज़ बताइएगा, मैंने ये लिखवाया हुआ है आपको कि प्लैंक्स कांस्टेंट्स के यूनिट जो हैं वो क्या होते हैं, और एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके इसके और उसके यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जी प्लीज़ बताइएगा कौन सी क्वांटिटी है, मैंने लिखवाई थी लेक्चर में, मैंने लिखवाई हुई है जी। आवाज़ नहीं आई, सो के आप ले रहे हैं डिस्कशन, एक्टिव हो जाए, चाय पी के बैठा करें यहाँ पे क्वेश्चन को सुनने के लिए, ठीक है। लस्सी पी के नहीं बैठना, चाय पी के बैठना है, एक्टिव हो के, ठीक है। चाय, ओके जी। किसकी क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी थी? प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट सेम होते हैं किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ, शाबाश। और क्या यूनिट होते हैं जी इसके, एंगुलर मोमेंटम के यूनिट और प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट बड़ी अच्छी तरह याद है। वैल्यू आती है किधर जाके, मॉडर्न फिजिक्स में वैल्यू क्या होती है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। वेरी गुड, इसके यूनिट क्या होते हैं जी, जूल सेकंड। अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर है जी डेल्टा, इसका आंसर है जी डेल्टा, आंसर है इसका। और कैसे मुझे पता चला, चूँकि इसके यूनिट, इसकी वैल्यू, H की वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। अब जूल क्या चीज़ है जी, जूल एनर्जी है, शाबाश। अगर जूल एनर्जी है और सेकंड क्या है, टाइम है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया जी हमारे पास एनर्जी इनटू टाइम, शाबाश, ठीक है जी। चले, तो ऑप्शन आपकी कौन सी आ गई जी, ऑप्शन हमारे पास आ गई डेल्टा। चले नेक्स्ट चलते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABC आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% रिस्पेक्टिवली। द क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है, परसेंटेज एरर इन P बताना है आपने जी। क्वांटिटी आपके पास कौन सी कैलकुलेट की गई है, P इज इक्वल्स टू A³ B² / CD। तो जनाब हमने इसमें ज़रा देखें, परसेंटेज है, सबकी परसेंटेज दी हुई है, क्या लगेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर भी आ रही, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। लेकिन पावर वाले की पहले किससे मल्टीप्लाई होगी, पावर से। तो देखते हैं जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P क्या आती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P जी। पहले A की पावर 3, अनसर्टेनिटी A की कितनी दी हुई है जी, 1%, ओके। इसमें ऐड होनी है B की, क्योंकि B इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी। B की कितनी दी हुई है 2, तो 2 × 2 प्लस C डिवाइड हो रहा है, वो भी ऐड होगी। C की कितनी दी हुई है जी, प्लीज़ देखिएगा ज़रा, C की दी हुई है 3 प्लस D की कितनी दी हुई है 4। उनकी पावर नहीं है इसलिए उनकी वैसे ही आ गई जी। इन्हें ज़रा सॉल्व कर दें, 3 है 4 है 3 है 4 है, ये आ गई 3 + 4 + 3 + 4 जी। किसके इक्वल आ गई है जी, 8 और 6 14 हो गया,
14 जनाब, देखें ज़रा शाबाश, 14 आंसर कौन सा है जी हमारे पास? अल्फ़ा ऑप्शन है। वेरी गुड, अल्फ़ा ऑप्शन। ठीक है जी, चलें। द फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्ड टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज, ये एक यूनिट है, इसके कॉरस्पॉन्ड आप बताएं जी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जी? यूनिट क्या है हमारे पास? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बड़ा आसान है जी। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का। मीटर पर सेकंड किसका है? वेलोसिटी का। तो ये क्या चीज़ बन गई? मोमेंटम। कौन सी ऑप्शन आपकी ठीक आएगी जी? ऑप्शन कौन सी? 40, सी ऑप्शन आपके पास क्या है जी? करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन? न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन जब करते हैं तो ये हमने पढ़ा था, मैंने कहा था एक स्टैंडर्ड के साथ क्वांटिटी को जब कंपेयर किया था दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। शाबाश, अल्फा। ये क्या है जी? अल्फा आंसर है इसका। इसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द फिजिकल क्वांटिटी इज, हाँ जी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू से, मैं कहता हूं मेरे पास है जी कि लेंथ है 1 मीटर, ये इसकी क्या चीज़ है जी? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये जो 1 लगा हुआ है साथ, ये बच्चों क्या है इसका? ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। 1 क्या चीज़ है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। कहता है अगर आप यूनिट को चेंज करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है? चलें करके देखते हैं। इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं। इसको सेंटीमीटर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। देखें अब यूनिट बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है जी? सेंटीमीटर बड़ा है छोटा है? छोटा है, शाबाश। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गई है? साथ बढ़ गई है। तो आप यूनिट छोटा करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या करेगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये दोनों का रिलेशन क्या बनेगा? इनवर्स। तो इसलिए इनवर्स बनेगा। तो ऑप्शन क्या आएगी आपके पास? आंसर कौन सा आएगा जी इसका क्वेश्चन का? प्लीज़ बताइएगा। 40 ऑप्शन आएगी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, सो न्यूमेरिकल वैल्यू जो यूनिट के साथ एसोसिएट होती है, यूनिट को छोटा किया जाए तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है। अगर आप इसे किलोमीटर करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। गुड, चलें क्वेश्चन नंबर 6 आता है द इक्वेशन फॉर स्टेट ऑफ एन मोल द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। अब देखें ये इक्वेशन दी हुई है आपको जी। इक्वेशन क्या दी हुई है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब एक तो तरीका ये है कि मैं इसमें सबके यूनिट पुट करूं और यहाँ से किसके निकालूं? आर के, जो कि एक लंबा तरीका है। आपने क्या करना है? मैंने क्या कहा था? आपने देखना है कि हमें आर के वैसी वैल्यू याद है, मैंने लिखवाई हुई भी थी। क्या आर की वैल्यू क्या होती है जी? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सो इसका यूनिट क्या बना? जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट लिखें आप टाइम की शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? ये डेल्टा ऑप्शन है। शाबाश जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या आएगा जी? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जी मैंने क्या बोला था? एनर्जी का यूनिट, वैसे ये हमने डिस्कस भी किया था एक इस तरह का क्वेश्चन जी। एनर्जी का यूनिट क्या है? शाबाश देखें, कहता है इनमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट है? वॉट किसका यूनिट होता है जी? वॉट पावर का यूनिट है। किलो वॉट किसका यूनिट है? वो भी पावर है। क्यों? क्योंकि किलो आपका क्या है? एक मल्टीपल है। मल्टीपल लगाने से यूनिट चेंज नहीं होता। ठीक है, जूल पर सेकंड जो है ये किसका यूनिट है? जूल पर सेकंड, ये भी पावर का है। उस टेबल में याद होगा मैंने वहाँ जूल पर सेकंड पावर का यूनिट लिखा था। ठीक है, जो कि इक्वल होता है किसके? वॉट के। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और वॉट डे। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जरा देखिएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम किसका यूनिट है? मैस का। तो ये कितना होता है? केजी भी होता है और ये मीटर भी होता है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? फोर्स का यूनिट लिखा हुआ है। और ये किस सिस्टम में है? सीजीएस में। सीजीएस सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्स का है। सो अल्फा ऑप्शन पावर है, बीटा ऑप्शन फोर्स है,
डेल्टा ऑप्शन भी पावर है, तो बचती क्या है, चार्ली ऑप्शन। मैंने आपको कहा था वॉट के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होती है, वो एनर्जी होती है। तो चार्ली ऑप्शन आएगा जी आंसर इसका, वॉट के साथ वॉट आर, वॉट सेकेंड, वॉट डे, वॉट ईयर, वॉट मंथ। जी ये किसी सूरत में भी आपके पास टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो ये सब क्या है, ये सारे क्या है आपके पास जी, ये सारे ही क्या बन जाएंगे, ये सब क्या बन जाएंगे, ये एनर्जी बन जाएगा। ये क्या है जी, ये एनर्जी है, शाबाश, ठीक है, याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं। द बेस इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कहते हैं, ये इसके डिफरेंट नाम है, ठीक है जी। इसका आपने क्या निकालना है, बेस यूनिट निकालना है। क्या यूनिट वैसे इसका क्या होता है, इसका यूनिट होता है टेस्ला, और ये हमने कैलकुलेट भी किया था। टेस्ला किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और इसे सॉल्व कर दें, न्यूटन किसके इक्वल था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है जी। अब ये जो मीटर है, पर मीटर है और मीटर क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्या बच जाएगा आपके पास रिजल्ट, किलोग्राम सेकंड इनवर्स स्क्वायर -1। ओके, तो देखें ऑप्शन कौन सी है जी, ये जी बच्चों प्लीज बताइएगा कौन सी ऑप्शन बनती है, ये बीटा ऑप्शन है, ठीक है जी। क्या है ये, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। विच वन इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस का बेस यूनिट निकाला गया है। अच्छा, रेजिस्टेंस का बेस यूनिट निकालने का एक तरीका है, रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है ओहम है, एंड यू नो ओहम जो है ये इसका ड्राइव यूनिट है ना, तो ये बेस में किसके इक्वल आएगा जी, जो बेस में अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके इक्वल आएगा, R इज इक्वल टू होता है V/I। इसको अगर पढ़ें तो ये क्या बनता है, वोल्ट पर एम्पेयर। बच्चों याद होगा मैंने ड्राइव यूनिट के टेबल में आपको लास्ट पे क्या बताया था, वोल्ट कहा था ना, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये बुक में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने वो अपनी तरफ से ऐड किया है तो अब उसके वहाँ पे मैंने आपको बेस यूनिट भी दिखाए थे जो यकीनन आपने अभी तक नहीं याद किए होंगे, और अगर आपने याद नहीं किए तो आप कोई बेस यूनिट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर के बाद कहा था कि कल वो याद करके आइएगा, और अब भाई भी अगर याद नहीं किए तो टेस्ट खत्म होने के बाद वो टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर याद है आपको तो यहाँ सिर्फ वोल्ट के यूनिट पुट करें, कौन से बेस, तो किसके निकल आएंगे, रेजिस्टेंस के, ठीक है। वैसे अब नहीं याद तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसके वोल्ट को जूल पर कूलम पुट करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये जूल पर कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो जूल पर कूलम के हिसाब से, जूल के तो याद है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। कूलम जो है वो क्या था, एम्पेयर सेकंड, तो अब पर है तो यहाँ क्या बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पर एम्पेयर। अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर, लें ये आ गया। अब अगर आपको वोल्ट के उस टेबल से डायरेक्ट याद होते तो जस्ट यहाँ हम वोल्ट के क्या करते, ये वाले पुट करते, सिर्फ ये और ये दो स्टेप होने थे बस, ठीक है। देखें जी ये कौन सी ऑप्शन है जी, ये हमारे पास है किलोग्राम पर सेकंड जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये बीटा ऑप्शन है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है जी, बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। अब हम कहाँ आ जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे जी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ईटा। ईटा को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं हम जी, ईटा को एक्सप्रेस करना है कि ईटा को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ईटा का यूनिट क्या होता है, ईटा ये होता है, इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ ईटा विस्कोसिटी क्या होता है जी, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर मैं
देखूं तो इस तरह लिख सकते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अब ये इतनी चीज किसके इक्वल है, सिर्फ मैंने अरेंज किया है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, पास्कल के। सो पास्कल सेकंड इज आल्सो अ यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देख ले जी ऑप्शन में कौन सा यूनिट दिया हुआ इसका, 40 ऑप्शन दी हुई है, ठीक है, 40 ऑप्शन पे ये यूनिट है। सो 10 की क्या है जी आपके पास, 40 आंसर, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखें जी, द पावर लॉस P इन रजिस्टर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला P इज इक्वल टू V²/R। फार्मूला दे दिया। अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल डिफरेंस V इज 3% एंड करंट इज 2%। बताएं कि रेजिस्टेंस पावर में क्या है, पावर में अनसर्टेनिटी क्या है। पावर का फार्मूला क्या दिया बच्चों उन्होंने, पावर का फार्मूला दिया P इज इक्वल टू V²/R। अब इसमें भी अनसर्टेनिटी दी हुई है, इसमें भी दी हुई, तो पावर में अनसर्टेनिटी क्या आएगी जी, अनसर्टेनिटी इन P क्या निकलेगी, P में अनसर्टेनिटी बच्चों क्या निकलेगी, इसकी अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या कर दें ऐड। कितनी है वोल्टेज में 3, 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या हो गई 6 प्लस R में कितनी दी हुई है 2, तो आंसर क्या हो गया 8। तो आंसर 8 कौन सा है जी, बीटा ऑप्शन, गुड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम यूनिट्स। इनमें से किसके यूनिट सेम नहीं है। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडल्स मैंने लिखवाए थे, सबके सेम है। एनर्जी डेंसिटी भी आती है इसमें, एक दो चीज़ें और भी थी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इनके भी सेम है सारे। वोल्टेज, हीट, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी मैंने बोला था, सबसे पहला था शायद ये। तो बचता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन जो है ये आपके पास इसका आंसर है, बिकॉज तीनों डिफरेंट क्वालिटीज हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका यूनिट क्या निकलता है, इसका यूनिट निकलता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फिर आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूनिट क्या निकलता है, न्यूटन पर कूलम। फिर आपके पास है डायपोल मोमेंट, ये केमिस्ट्री में आती है, इसका यूनिट क्या होता है जी, QD, कूलम मीटर, ठीक है जी, QD इसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन क्या आ गई, अल्फा। चलें 13 पे चलते हैं। 13 भी शक्ल से तो बड़ा आसान नज़र आ रहा है, आपको बड़ा मुश्किल लगा होगा लगता है देख के। न्यूमेरिकल देखते ही बायो के बच्चों की जो है ना वो जान पे बन जाती है, वो हो ये मसला बन गया। तो न्यूमेरिकल सबसे आसान होता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, 2 कॉपर रॉड्स हैं, उनको आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। बताएं कि बिगर रॉड जो है उसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो जब दोनों को ज्वाइन करना मतलब दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है, ठीक है। जब दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो उनकी कौन सी अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, एब्सोल्यूट, वेरी गुड। तो दोनों की लेंथ हमारे पास क्या है जी, एक है 10.5 प्लस माइनस कितनी है जी, ये 0.1, और दूसरी कितनी है जी 26.8 प्लस माइनस कितनी है जी 0.1। तो इनको ऐड कर दें, आपकी क्या निकल आएगी जी, वैल्यू निकल आएगी। ये कितना बनेगा जी, ये 37.3 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2। अब देखें 0.2 किसी में भी नहीं आ रहा था, तो इसको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 0.2। अल्फा ऑप्शन में भी 0.2 नहीं है, बीटा में भी नहीं है, सॉरी 40 में भी नहीं है, डेल्टा में भी नहीं है। तो इसलिए बगैर कुछ सॉल्व किए आप जवाब लगा सकते हैं क्या, बीटा। 13 का आंसर का क्या आ गया जी, बीटा आ गया, ठीक है जी। चलें 14 पे चलते हैं, शाबाश। एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस जी। क्या था एक्यूरेट का, मैंने कल क्या बताया था, एक्यूरेसी जो है वो इनवर्स होती है किसके, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के या परसेंटेज के। तो अगर आप एक्यूरेट करना चाहते हैं तो या परसेंटेज को कम करें या किसको कम करें, फ्रैक्शनल को कम करें, एक्यूरेसी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रेसिजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, स्मॉल लीस्ट काउंट, तो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर को क्या करेंगे, कम करेंगे, एक्यूरेसी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, गुड, 40 ऑप्शन। द यूनिट ऑफ पावर इज
एयर अर्ज यूनिट है जी, ये वैसे CGS सिस्टम में यूनिट है, CGS हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2 यूनिट आप याद कर लें। अर्ज जो है इन CGS इज यूनिट ऑफ वर्क आर एनर्जी, ठीक है। एक डाइन आएगा, वो किसका होता है, फोर्स का, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद किलोवाट आर, अभी हमने पढ़ा था, ये देखें वाट के साथ आर मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आएगा, वो सबसे ऊपर एनर्जी, ये भी एनर्जी है। तो क्या बचता है, सिर्फ चार्ली ऑप्शन, क्या बचेगी जी 15 की चार्ली ऑप्शन। चलें जी 16 पे आते हैं। द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ कहीं यूनिट लिखा है, ये लिखा हुआ देखें। अच्छा ये कहाँ से आया था, ये ये आया था जी हमारे पास E A इसका फार्मूला, E का यूनिट ये, इसके साथ सिर्फ एरिया का यूनिट क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, मीटर स्क्वायर। ओके, तो आंसर क्या बन गया आपका जनाब इसका, अल्फा जी। 17 अगेन फिर जो है वो आपके पास किस तरह का आ गया क्वेश्चन, 13 की तरह का आ गया। तो इसमें भी सिंपल ऐड करेंगे हम। एक लेंथ है रॉड की 11.05 है, प्लस माइनस 0.05 है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 2 रॉड्स, 2 रॉड्स की टोटल लेंथ कितनी होगी। देखें 2 रॉड्स की टोटल लेंथ जो है वो हम 0.05 ऐड करें तो 0.1 बनता है, और 0.1 सिर्फ एक के साथ ही आ रहा है, और वो कौन सी ऑप्शन है जी, कौन सी ऑप्शन है, 40। शाबाश, ऐड कर दें आप, सीधा आंसर आपका क्या आ जाएगा जी, 40 ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है जी। जी नेक्स्ट, क्यूरी इज़ द यूनिट, देखें कहाँ से मार दी है उसने। मैंने कल आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था यूनिट पूरी बुक में से कहीं से भी पूछा जा सकता, तो कहाँ से पूछा है भला ये यूनिट, 21st चैप्टर से जाके पूछा है। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वेरी गुड। और इसके बेस यूनिट पता है क्या होते हैं, क्यूरी किस बेस यूनिट के इक्वल होता है, शाबाश बताइएगा जी, क्यूरी पर सेकंड के इक्वल होता है। क्यूरी इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, चार्ली, ठीक है जी। और ये इक्वल होता है, क्यूरी जो है ये इक्वल होता है पर सेकंड के बेस में। ये बेस यूनिट जो है, इसके बेस इक्विवेलेंट जो है, अगर हम कहें कि बेस इक्विवेलेंट क्या आएगा तो वो क्या आएगा इसका, पर सेकंड आएगा, ठीक है जी। 19, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इक्वेशन W/x वेयर W इज फोर्स द बेस यूनिट ऑफ XR। चलें जी, W/x है, इसको वो कहता है फोर्स है, ये तो हम लिख सकते हैं इसको F, और x को क्या कहता है जी, x का पता नहीं कहता क्या है। तो ज़रा देखें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट पुट करें, फोर्स के करें, और यहाँ से किसके निकलाएं, x के। दूसरा जो आसान तरीका है वो क्या है कि आप इस तरह की कोई इक्वेशन अपने ज़हन में लाएं जो आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपने सेकंड ईयर में पढ़ी हुई है, क्या होती है, E इज इक्वल्स टू F/Q। इसका मतलब है x क्या चीज़ है, x Q है। Q के यूनिट क्या होने चाहिए जी, कूलम। शाबाश, कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पेयर सेकंड की। कौन सी ऑप्शन आई है आपके पास, 40। ऐसे शॉर्टकट में निकालना है, बजाय कि आप ड्राइव करें, ड्राइव में आप गलती करेंगे, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास, इफ m इज द मैस, m इज द मैस, 20 क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड x इज इक्वल टू mc², अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू mc², ठीक है जी। तो इस तरह की इक्वेशन हमने कौन सी पढ़ी हुई है जी, E इज इक्वल टू mc²। इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, ये एनर्जी है, और इसका यूनिट क्या होना चाहिए, जूल। और जूल किसके इक्वल होता है जी, टेबल से याद किया होगा, अभी तक नहीं किया है, आप देख रहे हैं मेरी तरफ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आंसर आया, 40 ऑप्शन, शाबाश। चलें 21 पे आते हैं जी, द रेशो ऑफ एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम, वाह जी वाह, एंगुलर और लीनियर मोमेंटम याद है कोई रिलेशन। एक तो तरीका है कि ऊपर एंगुलर को लिखें और नीचे किसको लिखें, लीनियर, यूनिट पुट करें और उन्हें क्या करें, सॉल्व करें। दूसरा, कोई ऐसी इक्वेशन आपके दिन में फार्मूला आ जाए जिसमें ये दोनों आते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी आता है और लीनियर। एंगुलर का वर्ड सुनते ही आप चैप्टर 5 पे चले जाते हैं, चैप्टर 5 पे चले जाते हैं। तो चैप्टर 5 में एंगुलर का फार्मूला दिया हुआ है उसने, L इज इक्वल टू R×P, शाबाश। तो L/P कर दें तो किसके इक्वल आया, R के, ठीक है। ये R क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है।
तो जी बताएं फिर क्या आया, बीटा ऑप्शन नहीं सही। इनकी रेशो किसके इक्वल है, ये क्या चीज़ है आपके पास, L/P जो है ये किसके इक्वल आ गया है, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया है। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया। ओके, इस तरह से। अब दूसरा तरीका क्या था कि ऊपर आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, नीचे लीनियर, इसके भी यूनिट पुट करते हैं, इसके भी सॉल्व करते हैं, एंड पे कट कटा के आपको किसके यूनिट मिलने थे, मीटर एम के मिलने थे जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट वन इन मैग्नीट्यूड, इनमें से सबसे कम मैग्नीट्यूड किसकी है, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम। पहली बात है ये सारे किसके यूनिट हैं, लेंथ के, शाबाश। तो 1 मीटर जो है वो तो आपको पता 1 के इक्वल, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, और फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, और जो आ गया आपके पास एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो कौन सा सबसे कम है, फेम्टो, बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये फर्मी जो है ये आपके पास यूनिट होता है किसका, लेंथ का, शाबाश। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट के इक्वल होती है मेरा ख्याल है। इसका एक और नाम भी पढ़ाया था मैंने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, प्रिसीजन भी होती है, और क्या होता है ये एब्सोल्यूट एरर भी होती है, शाबाश। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल आएगी, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अल्फा। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट पावर सब मल्टीपल, सबसे लोएस्ट पावर वाला मल्टीपल कौन सा है इनमें से, सबसे लोएस्ट पावर वाला मल्टीपल, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, डेसी 10⁻⁻1, माइक्रो 10⁻⁻6। तो सबसे कम वाला कौन सा हुआ, चार्ली, फेम्टो 10⁻⁻15। ठीक है जी। द विड्थ ऑफ ह्यूमन हेयर इज 0.01 mm, द विड्थ ऑफ हेयर इन माइक्रोन। जी माइक्रोन में आपने उसकी विड्थ बतानी है, क्या है, क्या बोला था, जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर और जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे। किसको कन्वर्ट करना है, 0.01 mm को, तो 0.01 mm ऊपर आ जाएगा, 0.01 mm, और किस में कन्वर्ट करना है जी इसे, माइक्रोन में, तो माइक्रोमीटर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी। वैल्यूज इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2, और mm 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, मीटर से कट गया, ये ऊपर कितना बन गया -5, और नीचे से ये प्लस जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 10 बच जाएगा। आंसर इसका क्या बनेगा, 10। क्या ऑप्शन बनती है जी, चार्ली, शाबाश। 26 सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें रेजिस्टर दी हुई है, मेजर की गई है 2.5 ± 0.05 जी। रेजिस्टर की और करंट की वैल्यूज़ इसमें देखें, हम इसको ज़रा कैलकुलेट करना है जी। क्या कहता है ये, यहाँ मैं 26 का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ जी। हमारे पास क्या है जी, करंट है, कितना है करंट, 2.5 ± 0.05, और जनाब हमारे पास क्या है, रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है जी, 4.2 ± 2%। और कैलकुलेट किस में करनी है हमने, पावर में। पावर का फार्मूला पता है आपको क्या आएगा, जिसमें I²R। कैसे इसमें परसेंटेज आंसर है, इसकी परसेंटेज किसके इक्वल होगी, करंट की परसेंटेज को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें किसको ऐड कर दें, रेजिस्टर को। लेकिन यहाँ इशू है कि करंट की तो परसेंटेज दी ही नहीं है, रजिस्टर की तो दी हुई है, तो पहले करंट की हमें परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ से हम करंट की क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। कैसे निकालनी है जी परसेंटेज, क्या फार्मूला होता है परसेंटेज का, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब लीस्ट काउंट कितना है इसका, 0.05 डिवाइड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोजीशन पे, इनको कैंसिल कर दें। 5 है, ये 0 जो है, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 5 है, ये क्या आ जाएगा 5,
और ये कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 2% ही करंट की है, 2% ही किसकी बच गई, रजिस्टर की। तो पावर की क्या बनेगी जी, शाबाश, 2 × 2 + 2 कितनी आ गई 6%। तो आंसर 6% है जी। क्या आंसर है ये, बीटा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन आ गई। ठीक है। An aerial length of L when current I is emit signal with wavelength lambda and power P. These quantities are related by, ये एक फार्मूला दे दिया है 27 में कि पावर का एक फार्मूला बना दिया KI² × L/λ का स्क्वायर। इसमें कहता है आपने K के यूनिट बताने, बाकी क्वांटिटीज को उसने बता दिया। देखें ज़रा, व्हाट इज दिस, ये भी लेंथ है और वेवलेंथ, इन दोनों के मैंने कहा था यूनिट क्या होते हैं सेम, इसलिए इनके यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब बाकी आपके पास क्या बच गया है, P = KI²। ये करंट है, ये पावर है। तो कोई ऐसा फार्मूला ज़हन में लाएं जिसमें पावर और करंट आता हो। अभी हमने ये लिखा है, ये देखें, तो इसको कंपेयर कर लें आप उसके साथ, I² R के साथ। तो व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, ये कंपैरिजन अगर ऊपर वाली इक्वेशन से करें तो ये क्या है, ये K है। ठीक है। इसका मतलब इसके यूनिट क्या होंगे, ओहम, रेजिस्टर के। अदरवाइज आप क्या करेंगे, करंट को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे और P पावर पुट करेंगे, करंट के यूनिट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे आप यूनिट। तो कंपैरिजन से मैंने कहा था कि फार्मूला ज़हन में आ जाए तो फिर फौरन निकल आते हैं। ठीक है, कोशिश करनी है आपने फार्मूले से रिलेट करना। तो ये किसके, इसके यूनिट क्या निकलेंगे जी, ओहम। ओहम का मतलब है 40 ऑप्शन है जी इसकी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, इफ y = a + bt + ct² where y is in meter and t is in second, the unit of b is, ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया कि जो आपके पास है जी y = किसके है, a + bt + ct² जी। क्या कहता है इसमें, यूनिट आपने किसके फाइंड करने हैं जी, कहता है यूनिट ऑफ बी बताएं। तो मैंने क्या बोला था, हर टर्म के यूनिट दूसरी टर्म के क्या होते हैं, इक्वल। तो वाई क्या चीज़ है आपकी इसमें, वाई मीटर में मतलब डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस। सो बी टी के यूनिट भी किसके आएंगे जी, डिस्टेंस। डिस्टेंस के यूनिट क्या है, मीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम बी के यूनिट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएंगे, मीटर ओवर टाइम उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये क्या है फिर, वेलोसिटी। आंसर क्या आ गया, 40, शाबाश। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 जी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़, हाँ जी, अब प्रिसाइज मेजरमेंट का क्या रिलेशन था, किसके साथ था, प्रोसीजर इन्वर्स होती है किसके, याद है या भूल गए हैं, प्रोसीजर जो है वो इन्वर्स थी किसके, जी जी बोलिएगा, शाबाश, लीस्ट काउंट के। तो इसका मतलब है प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसका लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा, लेस है। और लीस्ट काउंट का एक और नाम भी था, वो क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी। ठीक है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो जाए तो प्रिसीजन क्या करती है, क्या करती है, बढ़ जाती है। आवाज़ नहीं आ रही, क्या हो गया है, बढ़ जाती है, शाबाश। तो ये बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तो फिर क्या करेंगे, कितनी आएगी, क्या आंसर आएगा, 29 का आंसर आ गया 40, शाबाश। 30, द अनसर्टेनिटी मे अकर ड्यू टू, जी कल बड़ा वाजे लिखा था लेक्चर में कि अनसर्टेनिटी की रीज़न क्या हो सकती हैं, एरर की रीज़न बताई थी और अनसर्टेनिटी की रीजंस बताई थी ना, तो बताएं फिर क्या, शाबाश। लिमिटेशन, पर्सनल नेग्लिजेंस, नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, गुड, डेल्टा, बहुत सिंपल, डेल्टा ऑप्शन आ गई। ठीक है जी, ये क्या आ गई है, डेल्टा ऑप्शन आ गई। चलें अब हम इसको आगे चलते हैं, इसमें 31 पे चलते हैं कि 31 से इसे अगेन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से बच्चों देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं जी वो बड़े आसान हैं। बस आप जब यहाँ बैठ के खुद कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त वो चीज़ आपके, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप कहेंगे अच्छा यार ये मेरा गलत हुआ, ये इतना आसान था। ठीक है, तो आप ज़हन में ये फेज, आपने यहाँ जो चीज़ नोट करनी है वो क्या करनी है कि आपका अगर आसान था तो गलत क्यों हुआ है, और जिस वजह से गलत हुआ है वो रीज़न आपने क्या करनी है, अगले टेस्ट में वो रीज़न आपने रिमूव करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कुछ लर्न नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलें 31, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 से अब हम आगे चल रहे हैं।
31 है जी, 32 कर लेते हैं। जी हाँ जी, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट। फिजिकली करेक्ट रिलेशन का मैंने रूल क्या बताया था कि दोनों तरफ के बेस यूनिट इक्वेशन के क्या आने चाहिए, सेम। एक तो ये तरीका। दूसरा, अगर आपको इक्वेशन वैसे ही याद है तो देख लें क्या सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। जैसे देखें v इज इक्वल टू टी ओवर लैम्डा। अब हमारे पास जो v का रिलेशन है, v के हिसाब से अगर देखें, वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी है, लैम्डा है, वेवलेंथ है और टाइम है जी, हमारे पास होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके, f को लिख सकते हैं हम लैम्डा ओवर t, उसने क्या लिखा हुआ है t ओवर लैम्डा। सो इक्वेशन क्या है, गलत। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इनवर्स। भाई एफ लैम्डा इनवर्स आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब है 40 भी क्या है, गलत है। ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, पहली इक्वेशन है लेकिन माइनस साइन के साथ, तो मैंने कल बोला था माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो बीटा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बीटा ऑप्शन आपके पास क्या आएगी जी, करेक्ट आएगी। आप इनके बेस यूनिट भी निकाल के, मतलब सपोज मैं एक के निकाल देता हूँ जी, इसी के निकाल देता हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, ये गलत है या सही है। इसके यूनिट क्या होते हैं, लैम्डा का यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, सॉरी उसने t ओवर लैम्डा लिखा हुआ है, t ओवर लैम्डा। इसका क्या है, सेकंड, और इसका क्या है, मीटर। तो ये क्या बना, पर मीटर सेकंड, और इधर क्या है, मीटर पर सेकंड। ये इक्वल नहीं है, सो इक्वेशन गलत है जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज हाईएस्ट मल्टीपल। इनमें हाईएस्ट मल्टीपल कौन सा है, इसमें जी सब मल्टीपल हैं, अल्फा एटो सब मल्टीपल, नैनो सब मल्टीपल, पिको सब मल्टीपल। तो 40 क्या आएगा, किलो, मल्टीपल एक ही है, और कौन सा है ये, 40। ये आपका क्या है, हाईएस्ट मल्टीपल कौन सा है, 40। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर एसआई बेस यूनिट। इनमें से कौन सा पेयर है जो एसआई बेस यूनिट है। अच्छा बच्चों, पहले में देखें एम्पेयर डिग्री सेल्सियस, एम्पेयर जो है वो बेस यूनिट है, डिग्री सेल्सियस बेस यूनिट नहीं है। टेम्परेचर का यूनिट जरूर है बट दिस इज नॉट बेस यूनिट। टेम्परेचर का बेस यूनिट कौन सा है, केल्विन है, शाबाश। और एम्पेयर कूलम, कूलम बेस नहीं है, कूलम क्या है, ड्राइव है, क्योंकि उस टेबल में मैंने लिखा था ये। एम्पेयर केल्विन जी, एम्पेयर भी बेस है, केल्विन भी बेस है, सो आंसर क्या आएगा, बीटा, शाबाश। और कूलम केल्विन, कूलम ड्राइव है, केल्विन क्या है, बेस है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 नैनोमीटर। किसको कन्वर्ट करना है, 1 नैनोमीटर को किस में, सेंटीमीटर में। तो क्या करें जी, 1 नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 10 पावर -9 मीटर डिवाइड बाय 10 पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ये कट गया, ये ऊपर गया तो कितना बच गया, माइनस, ये प्लस हो गया था ना, कितना बचेगा, 10 पावर -7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सी आएगी आपके पास जी, 40, शाबाश। क्या आंसर आया, 10 पावर -7, तो ये क्या बन गए, सेंटीमीटर। 34 का आंसर क्या आ गया जी, 40। 35 जी, 35 का आंसर क्या है, देखें 35 है जी हमारे पास। विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से ही कौन सा है जो यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। अच्छा जी, एनर्जी देखें तो वर्क को भी एनर्जी कहते हैं, तो एनर्जी का यूनिट कौन सा होता है, एक तो एनर्जी का यूनिट होता है जी जॉउल, दूसरा इसका यूनिट होता है जी एनर्जी का, पहला यूनिट हम लिखते हैं जॉउल, फिर इसका जॉउल सेकंड भी होता है। अभी जॉउल, सॉरी जॉउल पर मैंने उल्टा लिख दिया जी। एनर्जी का यूनिट जो है वो आपके पास क्या आता है, वॉट सेकंड भी होता है, पावर के फार्मूले से आया ये। ठीक है, फिर इसका एक जॉउल का रिलेशन कूलम के साथ भी है, वो क्या होता है, वोल्ट इक्वल होता है किसके, जॉउल पर कूलम के। तो यहाँ से जॉउल की बात करें तो जॉउल किसके इक्वल आएगा, जॉउल इक्वल आएगा किसके, वोल्ट कूलम। अब इसमें वोल्ट कूलम मौजूद है बीटा ऑप्शन, वॉट सेकंड मौजूद है अल्फा ऑप्शन, और जॉउल किसके इक्वल होता है, जॉउल इक्वल होता है किसके, न्यूटन मीटर के। ये कौन सी ऑप्शन, डेल्टा। तो बच कौन सी गई, 40। सो आंसर क्या आया 35 का, 40,
चार्ली जो है वो जूल के इक्वल नहीं है। शाबाश जी। नेक्स्ट देखें, वाइल मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट मेक्स एन एरर ऑफ 1% इन लेंथ एंड 3% इन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। द परसेंटेज एरर इन मेजर वैल्यू ऑफ जी इज जी। अब जी की परसेंटेज एरर में निकालना, अब देखें जी किसके इक्वल दे दिया है उसने, जी फार्मूले में कितना दे दिया है जी, 4π² L/T²। ओके, अब लेंथ में भी परसेंटेज दी है, टाइम में भी, तो किस में निकालनी है, जी में। दोनों बेटे क्या हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की परसेंटेजेस क्या होंगी, ऐड। शाबाश। तो क्या लिखें फिर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी इक्वल टू किसके आएगी, लेंथ की कितनी है जी 1% प्लस टाइम की कितनी है 3, लेकिन वो पहले किससे मल्टीप्लाई होगी, पावर से। शाबाश। कितनी हो गई है 6 + 7% हो गई, तो जी में कितनी आएगी जी 7%। आंसर क्या आ गया 40। शाबाश, ठीक है जी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 36 के बाद 39 कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो आपके पास क्या है जी, स्पीड को प्रेजेंट करती है। स्पीड आपकी मे बी यूज फॉर वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड। सिंपल है, आप इन इक्वेशंस में से बेस यूनिट निकाल लें, जो जिसके यूनिट स्पीड के बन गए वो ठीक है, जिसके नहीं बनेंगे वो गलत। मसलन सपोज हम निकालते हैं, सबसे पहली इक्वेशन क्या है जी, v = √λg। बेटे लैम्डा का यूनिट क्या होता है, बड़ा मुश्किल यूनिट है, याद नहीं आना, यहाँ पे क्या होता है, मीटर होता है, और जी का मीटर/सेकंड²। भाई स्क्वायर रूट, जब मीटर मिलेगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा, उसका स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या बचेगा मीटर, और इसका लूँगा तो क्या बचेगा, तो यूनिट किसका निकला, वेलोसिटी का। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ये स्पीड को ही प्रेजेंट करती है, इसका मतलब यही ठीक है। बाकी आप निकालेंगे तो आंसर देखिएगा गलत निकलेगा, यूनिट नहीं निकलेगा उसका, बाकियों में यूनिट मीटर/सेकंड नहीं निकलेगा। ओके, 40 क्वेश्चन पे आ जाएं जी। नेक्स्ट चलते हैं हम 40 पे जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कांस्टेंट के इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट के यूनिट क्या है। F = 6π∗r, V = kr, where F फोर्स, V वेलोसिटी एंड R रेडियस। चलें देखें जी, 40 में कहता है ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, F = kr। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन हमने कहाँ पढ़ी हुई है भला, ये वाली, ये स्टोक्स लॉ है, चैप्टर 6 में पढ़ा था। स्टोक्स लॉ क्या था वो लिख भी दिया है उसने, 6π∗r v। ऊपर वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लें ज़रा, के फोर्स, v वेलोसिटी एंड r रेडियस। हाँ जी, इसको ज़रा कंपैरिजन करते हैं इसका। 6π∗r v kr, वेयर f फोर्स है, v है, तो ये आपके पास क्या यूनिट निकलेंगे, k के यूनिट निकाल लें। तो कंपैरिजन कर लें जनाब इसका, k किसके इक्वल आ रहा है, इसका कंपैरिजन करें, सिर्फ r आ रहा है ना, तो r ये है, बाकी k जो है वो किसके इक्वल आएगा जी, वो k इस फैक्टर के इक्वल आएगा, ये फैक्टर k। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है k, तो यहाँ से हम इसके यूनिट निकाल लेते हैं। 6π का तो यूनिट नहीं होता, ईटा का यूनिट हमने पढ़ा है अभी, कितना होता है, kg/m/s, और वेलोसिटी का क्या होता है, ये अब ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, kg/s²। तो ये क्या बचता है जी, kg/s² बचता है ये आंसर। kg/s² कौन सी ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन है। शाबाश, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं 41 क्या है जी, आंसर इसका क्या दिया हुआ है जी, आंसर देखते हैं जी 41 का क्या है आपके पास। विच स्टेटमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस ऑफ सेम यूनिट मीटर इज नॉट करेक्ट जी। तो डेल्टा ऑप्शन है सीधा, गीगामीटर 12 मीटर के इक्वल नहीं होता, गीगामीटर किसके इक्वल होता है, 10⁹ के इक्वल होता है। सो ऑप्शन डेल्टा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 42। विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी, चैप्टर 12 में। किसका यूनिट होता है, काइनेटिक एनर्जी का, तो एनर्जी का ही होता है ना फिर, तो एनर्जी का यूनिट है। शाबाश,
क्या ऑप्शन आ गई? बीटा 42। 43 जी रेशो कैलकुलेट करनी है। ये 43 में हमने रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है? टेराहर्ट्ज किलोहर्ट्ज, हर्ट्ज से कट गया, टेरा की वैल्यू पुट की, ये 10⁻³ ऊपर चला गया, कितना बन गया? -6। किलो का 10⁻³ ऊपर गया -3, टेरा का 10⁻12 सॉल्व करें, क्या आया? 10⁻3। जवाब क्या आ गया? डेल्टा ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं 44। इसमें से डेसिमल सब मल्टीपल एंड ऑफ यूनिट्स आर इंडिकेटेड यूजिंग अ प्रीफिक्स टू द यूनिट। फॉर एग्जांपल द प्रीफिक्स मिली रिप्रेजेंट 10⁻³ विच रो गिव्स द सब मल्टीपल और मल्टीपल रिप्रेजेंटेड बाय पिको एंड गीगा। भाई याद है टेबल से, पिको किसके इक्वल है? 10⁻12, गीगा 10 कितना? गीगा 10⁻9। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? चार्ली। जवाब क्या आ गया 44 का? चार्ली। ये मैंने आपको सॉल्व भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। जी नेक्स्ट 45। स्ट्रेस एज सेम एस ए यूनिट एज। भाई स्ट्रेस के यूनिट क्या होते हैं? स्ट्रेस को डिफाइन किया हुआ, ये फार्मूला कहीं पढ़ा है आपने? जी ये फार्मूला हमारे पास कहाँ आता है? चैप्टर 17 में, फोर्स पर यूनिट एरिया, जहाँ से यूनिट निकलता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा? आंसर क्या आ गया आपका? 40। ठीक है जी। 40 ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। टू चेक कैलकुलेशन द यूनिट्स आर पुट इनटू द फॉलोइंग इक्वेशन टुगेदर द नंबर विच इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट इक्वेशन है? अच्छा यहाँ आपने इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना। मोस्टली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए आप ये ख्याल कीजिएगा। ठीक है जी। तो इनकरेक्ट इक्वेशन बतानी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें? सिर्फ आप यूनिट्स को टेस्ट कर लें, वैल्यूज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दी हुई है फोर्स, इसका यूनिट क्या है? 300 जूल ओवर 6 मीटर। तो सिर्फ जूल ओवर मीटर लेते हैं तो क्या ये न्यूटन बनता है? मीटर जूल किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल, आंसर क्या बच गया? न्यूटन। इसका मतलब ये फोर्स है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन ओके है जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है बीटा टाइम की। क्या है जी? यूनिट 6 मीटर ओवर 30 मीटर पर सेकंड। सिर्फ यूनिट ले लेते हैं, मीटर मीटर से कट गया सेकंड, ये भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन आ रही है आपके पास किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी के लिए भी यूनिट लेते हैं। पहला यूनिट क्या आता है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ क्या आ रहा है जी? सेकंड। सेकंड सेकंड स्क्वायर से कटा तो क्या बच गया बाकी? मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है ये भी ठीक है। अब रह गई बात आपके पास कि 40 इसका मतलब है गलत होगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बैठ नहीं जाना। जब 3 ऑप्शन आपकी सही आ गई हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली चौथी गलत है, और अगर वो गलत ना हुई तो क्वेश्चन ही गलत होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने बैठ जाना। वहाँ कुछ लोग बड़े एहतियात से चल रहे होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के आंसर लगा रहे होते हैं, वो बैठ जाते हैं उसको भी सॉल्व करना। ऐसा नहीं आपने करना। जो ऑप्शन श्योर हो गया उसको आपने बगैर फिर टेस्ट किए लगाना है। अगर टेस्ट किए ना बैठ जाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा आपका। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी नैनो कूलम्स आर इन 1 माइक्रो कूलम। क्या तरीका है? नैनो कूलम निकालने हैं 1 माइक्रो में, तो 1 माइक्रो को हम ऊपर प्लेस करेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे? नीचे कौन आएगा? जिसको जिसमें, जिसको ऊपर, जिसमें डिवाइड करना है नीचे। वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व करें, आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? 10 पावर 3 नैनो कूलम। ठीक है जी, क्या बन जाएगा? 10 पावर 3 नैनो कूलम। आंसर क्या बन गया? 40। 47 का क्या आ गया? 40 जी। 48 विच रो शो बेस क्वांटिटी विद इट्स करेक्ट एसआई बेस यूनिट। करेक्ट एसआई बेस यूनिट कौन सी क्वांटिटी के हैं इसमें जी? करंट एम्पेयर है, मैथ जी है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। वेट न्यूटन। भाई वेट का यूनिट जो है वो आपके पास न्यूटन तो है लेकिन वो बेस नहीं है। सो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। क्या आ जाएगा? अल्फा ऑप्शन जी। नेक्स्ट आ जाए 49 पे। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। भाई प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो दोनों का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। क्या आया? जौल। जौल किसके इक्वल है? एनर्जी के। शाबाश। तो आंसर क्या आ गया? अल्फा। 50 an ion is accelerated by a series of electrode in a vacuum. A graph of power supply to ion is plotted against time. What represented by the area under the graph between two lines? अच्छा जी, ये इस तरह का क्वेश्चन वैसे चैप्टर नेक्स्ट यूनिट में हमने पढ़ लेने हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ये इस तरफ पावर है, इस तरफ टाइम है, ये ग्राफ है। कहता है ये जो एरिया आएगा, डेफिनेटली जो एरिया होता है ना ग्राफ का, वो दोनों एक्सिस का प्रोडक्ट होता है, और स्लोप दोनों एक्सिस की क्या होती है? रेशो। तो ये किसका एरिया प्रोडक्ट होगा? पावर का और टाइम का। अभी हमने पढ़ा था पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनती है? एनर्जी। क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, और टाइम का
सेकंड। वॉट सेकंड किसके इक्वल होता है? एनर्जी। सो आंसर क्या आएगा? एनर्जी। तो 50 का जवाब क्या आया? एनर्जी। तो क्या आंसर है? अल्फा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज आ जाए या एनर्जी आ जाए एक ही बात है, तो आंसर क्या आ गया? अल्फा। 51 टेबल में कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं और नीचे वो पूछ रहा है कौन सा एक्सप्रेशन है जो एनर्जी को प्रेजेंट करता है। तो इसमें हम देखें कि पहले एक्सप्रेशन की हर एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें पहला फर्स्ट ए ऑप्शन है रो जी एच इंटू वॉल्यूम। रो की वैल्यू पुट की हमने मीटर, आपके पास सॉरी जी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एच मीटर, वॉल्यूम पर मीटर सॉरी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब से कैंसिल, बाकी क्या बचा? ये कहाँ किसके इक्वल है? जूल के। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल के इक्वल है। जूल क्या है? फिर एनर्जी। सो पहली ही ऑप्शन आपकी क्या है जी? एनर्जी 51। ठीक है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ऐसे नहीं बैठ जाना आप बाकी सारे चेक, अगर फर्स्ट ही निकल आई है तो ज़रूरत ही नहीं। शॉर्टकट इसका क्या है? ये जो रो जी एच है ये एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया? एनर्जी। जी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय वी। वेलोसिटी दी गई है इस इक्वेशन में, इसमें से बी के यूनिट निकालें। चलें इसको ये सॉल्व किया है मैंने। वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो हर टर्म का इधर यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड, रूल मैंने बताया था। तो इसका मतलब है इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड, सेकंड इधर आगे इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी का यूनिट क्या निकल आएगा? मीटर। अल्फा ऑप्शन। 53 4 एनर्जीज आर लिस्टेड। 4 एनर्जीज दी गई हैं, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। किलो जूल है, मेगा जूल है, मिली जूल है, नैनो जूल है। सबसे छोटा कौन है? नैनो। उससे बड़ा मिली, उससे बड़ा किलो, उससे बड़ा मेगा। तो आपकी लिस्टिंग क्या आएगी जी? ये लिस्टिंग आपकी आएगी जी 53 में 5 नैनो जूल, फिर आएगा 5 मिली जूल, फिर आएगा 5 किलो जूल, फिर आएगा 5 मेगा जूल। ठीक है जी, तो बीटा ऑप्शन आपकी ठीक है इसमें। 54 में ये इक्वेशन दी हुई है P इज इक्वल टू रो जी एच, यही वाली इक्वेशन है ये, रो जी एच बताना है, इसको बेस यूनिट में प्रेजेंट करना है। तो ये आप देखें इसका 54 का आपका आंसर P किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कहाँ लिखा हुआ, कैसे याद है मुझे प्रेशर का? ये उस टेबल में मैंने आपको करवाया था। रो डेंसिटी होती है इसके इक्वल G मीटर पर सेकंड, H मीटर। तो ये आपकी प्रेजेंटिंग इक्वेशन होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये इक्वेशन है तो कौन सा आंसर है इसका? बीटा। तो 54 का क्या आंसर आ गया आपके पास? बीटा। शाबाश। 50 विच प्रोडक्ट पेयर ऑफ प्रीफिक्सेस एज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। मैंने सारे प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड निकाल दी। अल्फा पिको इंटू मेगा किसके इक्वल आ गया? 10⁻6 के। फिर बीटा माइक्रो इंटू गीगा 10⁻3 के। फिर 40 नैनो इंटू किलो 10⁻6। डेल्टा मिली इंटू टेरा 10⁻9 के। ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या हो गया? देखना है सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा बन रहा है। पावर्स पुट कर दी मैंने, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा बन रहा है? 10⁻9 डेल्टा ऑप्शन। 55 का आंसर फिर आपके पास क्या आ गया? डेल्टा। 56 इन द एक्सप्रेशन बिलो ए एक्सेलेरेशन है, एफ फोर्स है, एम मैस है, टी टाइम है, वी वेलोसिटी है, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एनर्जी। इसमें एनर्जी को बताएं कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है जी? एनर्जी पहला एक्सप्रेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है इसने? एफ इंटू टी। एफ न्यूटन है, ये क्या है? सेकंड है। क्या ये एनर्जी बनती है? नहीं जी, ये जूल नहीं बनता। सो ये एनर्जी नहीं है। अच्छा जी, दूसरा देखें एफ वी इंटू टी। अच्छा, एफ वी यहाँ से मैं देखूँ तो ये एफ वी फोर्स इंटू वेलोसिटी चैप्टर 4 में आपने पढ़ेंगे, ये पावर के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें अगर ये पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर दें टाइम से तो क्या बनता है? एनर्जी। इसका मतलब यही एनर्जी, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आंसर क्या आ गया? 40। 56 का आंसर क्या आ गया जी? 40 आ गया। ठीक है जी। चले नेक्स्ट देखते हैं 57 विच रो ऑफ टेबल शो फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स करेक्ट यूनिट। इसमें से आपके पास
कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके करेक्ट यूनिट भी हैं और ये उसको प्रेजेंट कर रही है? जी शाबाश, 57। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या यही यूनिट होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम। बेस यूनिट यही होता है। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेस यूनिट क्या यही होता है? हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पर एम्पेयर पर सेकंड। ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, और ये बनता है। लेकिन ये इधर कुछ और लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं होता। सो इसका मतलब है ये भी गया। विच रो ऑफ टेबल शो फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट? तो देखें जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर कूलम। जी, उसने बेस यूनिट की बात की है, तो पहले में कूलम आ रहा, पहला तो बेस यूनिट है ही नहीं, पहली बात। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स करेक्ट, सॉरी नहीं, उसने बेस की बात नहीं की, सिर्फ क्या यूनिट। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये ठीक है, ओके ओके, सॉरी, यहाँ उसने ये लिखा हुआ है। अच्छा ये ठीक है जी। अच्छा जी, विच रो ऑफ टेबल शो फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स करेक्ट यूनिट? इसके करेक्ट यूनिट और इसकी फिजिकल क्वांटिटी आपने बतानी है कि कौन सी जो है वो करेक्ट है। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अच्छा, इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं होता। यंग्स मॉडुलस क्या यूनिट होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसी के इक्वल आता है? देख लेते हैं जी इस ऑप्शन को। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है क्या वो यही बनता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही बनता है जी। तो 57 देखें, 57 में कहता है विच रो ऑफ टेबल शो फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स करेक्ट यूनिट। उसका करेक्ट यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी, पहले क्या दिया हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या था जी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या आ गया? पर कूलम। और ये पहली ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो गलत है। जैसे टेंसाइल स्ट्रेन दिया हुआ है, उसका तो यूनिट होता ही नहीं, तो वो उसने यूनिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। यंग मॉडुलस का निकालेंगे तो वो भी आपके पास जो आंसर है वो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करेक्ट यूनिट किसके दिए हुए हैं आपके पास? अल्फा ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सिर्फ उसके करेक्ट यूनिट है अल्फा ऑप्शन जी। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी? नेक्स्ट आ रहा है 58। 100 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल है जी, 100 इंटू 10⁻11। इसको लिख सकते हैं 10⁻2, और ये क्या आ गया? 10⁻11 किसके इक्वल बन गया? ये किसके इक्वल है जी? नैनो के इक्वल नहीं बन रहा जी। तो ये नैनो के इक्वल बन रहा है, नैनोमीटर के इक्वल नहीं है। डेल्टा ऑप्शन नहीं लगा देनी जल्दी से, क्योंकि सिर्फ उसने साथ कोई यूनिट नहीं दिया हुआ। सो ये किसके इक्वल है? नैनो के। नैनो कौन सी ऑप्शन है? बीटा। शाबाश जी। नेक्स्ट देखें, अ स्टूडेंट मेजर अ करंट 0.5 एम्पेयर, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्रेस द यूनिट। इसको 0.5 को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम जी? 0.5 एम्पेयर है, इसको मैं लिख सकता हूँ मिली। मिली में लिखना है तो क्या करूँगा? इसके साथ मुझे 10⁻³ चाहिए, तो क्या करूँ मैं? इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ किस तरफ को? उस तरफ को। तो जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो मुझे उतनी वैल्यूज़ के साथ क्या ऐड करनी पड़ती है? माइनस। ठीक है, तो मैं इसको 3 डिजिट उधर मूव करवा देता हूँ, साथ क्या लगा दूंगा? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? मिली एम्पेयर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी आ गई जी? 40 ऑप्शन आ गई। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 60, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट mass p which quantity has the same base unit as p²/m। हाँ जी, p²/m के जो यूनिट है वो आपने बताने हैं कि किसके इक्वल आएंगे जी? p²/m। देखिए p²/m हम दिखाएंगे तो किसके इक्वल आता है? देखिए
पी स्क्वायर ओवर एम के यूनिट, ये मोमेंटम था, इसका यूनिट क्या था, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, सॉरी मोमेंटम है तो इसका यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया जी, किलोग्राम। अब ये 1 किलोग्राम किलोग्राम के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, किलोग्राम, वैसे ही मीटर का भी स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल है जी, किस चीज़ के इक्वल आता है, याद है कुछ अभी तक जी, ये जूल के इक्वल है, शाबाश। सो ये किसको प्रेजेंट कर रही है, ये टर्म, ये एनर्जी को प्रेजेंट कर रही है, एनर्जी कौन सी है जी, अल्फा। तो ये टर्म एनर्जी को, वैसे भी ये फार्मूला आपने अगले चैप्टर में पढ़ना है, पी स्क्वायर ओवर 2m जो होता है, पी स्क्वायर ओवर 2m ये किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो देखिए अब आपने कैलकुलेट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो चेक करना है। जिन बच्चों के, मैं समझता हूँ जिन बच्चों के क्वेश्चन पहले टेस्ट में 40 या 40 से ऊपर ठीक हो रहे हैं, उनकी तैयारी बड़ी अच्छी है, वो परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। लेकिन अगर 40 से कम है तो इसका मतलब आपने तैयारी अच्छी नहीं की। 40 से ऊपर हैं आपके, और अगर 42, 43, 48, 50 जो मिस्टेक्स हुई, बाकी क्वेश्चन आपके, इसका मतलब वो भी आपको आते थे, लेकिन आपने उसमें कुछ छोटी सी माइनर सी मिस्टेक की है, या कोई बात ज़हन में नहीं आई, या जल्दी किया, या टाइम ख़त्म हो गया, या छोड़ दिया। अब इस प्रॉब्लम को आपने रिमूव करना है, ठीक है जी। थैंक यू जी।